जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीसीएस से 26 रफाल एम फाइटर्स को मिला फाइनल क्लियरेंस। एमआरएफए प्रोग्राम के लिए रफाल को ही भारत में बनाने के लिए फ्रांस के साथ होगा नेगोशिएशन। भारत ने यूएई को ऑफर करी आकाश मिसाइल। भारतीय सेना की जबरदस्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना से मीटिंग करने के लिए करी रिक्वेस्ट। और भारत का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट 2040 तक। तो जैसे कि तय था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की तरफ से नेवी के लिए 26 रफाल एम फाइटर्स वाली डील को फाइनल क्लियरेंस दे दिया गया है और इस डील की कीमत 63,000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। और अब सीसीएस के फाइनल अप्रूवल के बाद इस डील को बेहद ही जल्द औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। और इस डील में रफाल के साथ वेपन्स, सिमुलेटर, स्पेयर्स, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, क्रू के ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट ये सब मिलने वाला है। इस डील में 22 सिंगल सीट वाले रफाल एम फाइटर्स होंगे और 4 ट्विन सीट वाले, और जिनमें इंडियन नेवी की ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही कुछ खास स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। और जो ये 26 रफाल एम फाइटर्स वाली डील है, तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो ऑलरेडी इंडक्टेड 36 रफाल फाइटर्स हैं, तो उनके लिए भी 5 वर्षों तक की परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्पेयर्स शामिल रहेंगे। और जो फ्रांस है वो रफाल एम फाइटर्स वाली डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के भी रफाल फाइटर्स में बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग और अदर कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने में मदद करेगा, जिसमें एयरफोर्स के कम से कम 10 रफाल एक दूसरे को मिड एयर रिफ्यूल करने में सक्षम होंगे, जो कि उनके ऑपरेशन रेंज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की फ्लीट के लिए ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी शामिल रह सकते हैं, ताकि नेवी और एयरफोर्स के जो रफाल फाइटर्स हैं उनके बीच एक सीमलेस इंटीग्रेशन सुनिश्चित हो सके। बाकी मिग-29 के फाइटर्स आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट करना जारी रखेंगे। और एएनआई की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो इंडियन नेवी है वो भी अपनी सर्विस में स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने की योजना बना रही है। और जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि टेड बीएफ, तो वो एमका का ही नेवल काउंटर पार्ट बन सकता है। और टेड बीएफ को लेकर अभी तक जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक टेड बीएफ का जो ऑपरेशनल इंडक्शन है वो 2038 के बाद ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए संभावना पूरी है कि अगर इसे एक 5th जनरेशन की तरफ बनाया जा रहा है, तो अभी तक जो हमने टेड बीएफ का डिज़ाइन देखा है तो उसमें हमें कुछ और मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और रही बात रफाल एम फाइटर्स की डिलीवरी की, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 37 से 65 महीनों के अंदर 26 रफाल एम फाइटर्स नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 2030-31 तक ये डिलीवरी कंप्लीट करने की योजना बनाई गई है। और इस डील का जो स्ट्रक्चर है वो एयरफोर्स के 36 रफाल एम फाइटर्स वाली डील की तरह ही हो सकता है। आज जहां एक तरफ सीसीएस ने 26 रफाल एम फाइटर्स की डील को फाइनल क्लियरेंस दिया है, वहीं दूसरी तरफ द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर, जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि एमआरएफए के लिए फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स की भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल रहेगी। और ये भी कहा गया कि इस एमआरएफए डील में रफाल फाइटर्स शामिल रहेंगे। और इसमें फ्रेंच फर्म डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत में रफाल फाइटर्स की फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित करना भी शामिल रहेगा। और इस डील में कुछ एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लिए जा सकते हैं और बाकी के लोकली भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिनमें अधिकतर कंपोनेंट्स और पार्ट्स भारत की कंपनी से ही सोर्स होंगे। और जबकि रफाल की भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डसॉल्ट एविएशन की हमेशा से एक शर्त रही थी कि इस प्लांट को भारत में स्थापित करने के लिए उन्हें कम से कम 100 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स चाहिए। और बाकी इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी क्लेम किया गया है कि जब एमआरएफए कंपटीशन में पूछा गया तो सोर्सेज का कहना था कि इसमें एक सिंगल वेंडर रहेगा और हमने पहले ही 36 रफाल फाइटर्स खरीदे हैं और बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हम फ्रांस के साथ एमआरएफए के लिए बातचीत शुरू करेंगे और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। और भारत और फ्रांस के बीच एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर मल्टीपल लेवल्स पर डिस्कशन हुए हैं और वे एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे भी हैं। यानी कि द प्रिंट की इस रिपोर्ट से यही प्रतीत होता है कि जल्द ही एमआरएफए प्रोग्राम के विनर के तौर पर हमें रफाल फाइटर ही देखने को मिल सकता है, और जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस पहले से ही बने हुए थे। बाकी अगर ये डील समय पर फाइनल होती है तो निश्चित रूप से इंडियन एयरफोर्स की घटते हुए फाइटर स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कल मंगलवार को अपने यूएई काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग में भारत ने यूएई के लिए भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का ऑफर पेश किया था। बाकी आने वाले वर्षों में दोनों देश अपने बीच के डिफेंस कोऑपरेशन के लिए को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट वाली परियोजनाओं पर भी काफी क्लोजली काम करेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स को एयरबस हेलीकॉप्टर से H130 लाइट सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के मेन फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिन्हें महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर भारत में मैन्युफैक्चर और असेंबल करके यूरोप में एयरबस के हेलीकॉप्टर्स फैसिलिटीज़ को शिप करेगी। इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें रशियन मीडिया की तरफ से बताया गया है कि इस वर्ष रशिया की विक्ट्री डे परेड में भारत को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और जिसके लिए भारतीय रक्षा मंत्री रशिया की विजिट पर रहेंगे। लेकिन अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक भारतीय रक्षा मंत्री की रशिया विजिट को लेकर भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। और आपको बता दें कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वर्ष की शुरुआत में इस विक्ट्री डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था। और जबकि इससे पहले रशियन मीडिया की ही रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि वे विक्ट्री डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को भी मॉस्को में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ में आपको ये भी सूचित कर दें कि हमने अपनी क्लोथिंग साइट squadron.in पे हमने प्लेन टी शर्ट्स का कलेक्शन भी लॉन्च किया है, जिन्हें आप मात्र 299 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए और इनको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कल 10 अप्रैल 2025 को भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच एक फ्लैग मीटिंग होने वाली है, जो कि LOC के पास जम्मू के पुंछ सेक्टर के चकंदा बाग में होगी। और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कई बार की गई रिक्वेस्ट के बाद ही इंडियन आर्मी ने ये मीटिंग रखी है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जो पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश करी थी और LOC के अंदर एक कैमरा और IED लगाने की भी कोशिश करी ताकि वे इंडियन आर्मी को निशाना बना सकें, लेकिन हुआ यह कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी की इस तरह की हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया। और जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी से लेकर अप्रैल तक पाकिस्तान की इतनी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी सेना के लगभग 15 जवान मारे गए। और हाल ही में ऐसी ही घटना 1 अप्रैल को भी हुई थी, जिसका सबूत भारतीय सेना के पास है। और भारतीय सेना के पास सबूत के तौर पर वीडियो और फोटोज हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना सीमा पर घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी। और वे सीमा पर IED और कैमरा लगाना चाहते थे, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ब्लास्ट में वे हॉरिफाइड हो गए थे। यानी कि इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भारतीय सेना ने सीमा पर बढ़िया करके सफाई कर रखी है। और जो उस पार से इस पार सुअर आने की कोशिश करते रहते हैं तो उन सुअरों को चुन चुन के हॉरिफाइड किया जा रहा है। और जबकि आज जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ होने की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें से एक मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बताई गई है, जहां पे 2 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के ट्रैप होने की रिपोर्ट है। वहीं दूसरी मुठभेड़ हुई थी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। और ये दोनों ही ऑपरेशंस फिलहाल अभी जारी हैं और इस पर डिटेल्स आनी बाकी है। बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसे आतंकियों के लिए सेफ हेवन की तरह देखा जाता है, पर वो बात अलग है कि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है और वो कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि वो आतंकवाद को अपने वहाँ पनाह नहीं दे रहा है, बल्कि वो खुद उससे पीड़ित है। पर सच्चाई हमेशा इसके विपरीत होती है। और इसका एक और ठोस सबूत हाल ही में एक बार फिर से देखने को मिला है, जब पाकिस्तान में खुले तौर पर सुअरों के संगठन लश्कर का जो प्रमुख है हाफिज सईद, तो उससे ही जुड़ी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी PMML, तो पूरे पाकिस्तान में फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट कंडक्ट कर रही थी। और इसमें लाहौर, कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद इस तरह की मेजर सिटीज़ भी शामिल थी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उनके प्रोटेस्ट में फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट कम दिख रहा था, बल्कि इसके विपरीत वे अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे। और जबकि लाहौर प्रेस क्लब में हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद और लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्ला कसूरी, तो वो खुले तौर पर भीड़ को संबोधित करता हुआ दिखाई दिया है। और ये दोनों ही भारत के UAPA के अंडर डेजिग्नेटेड आतंकी हैं, लेकिन फिर भी इन पर पाकिस्तान में किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये खुले तौर पर इस तरह के इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, जो कि फिर से ये दिखाता है कि पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान ही उस पर ज़्यादा सूट करता है। आज बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि बॉर्डर एरियाज पर शांति बनाए रखने और कम्युनिकेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए चाइनीज़ मिलिट्री भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। हालांकि वो बात अलग है कि चीन सिर्फ ऐसा कहता है, वो रियल में ऐसा करता नहीं है, क्योंकि अगर वो करने वाला होता तो शायद बॉर्डर्स पर इतनी टेंशन अभी नहीं होती। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारतीय वायुसेना की जो एक्सपेंशन प्लान है, तो उसके तहत 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, तो वो हमें 2040 तक ही देखने को मिलेंगे। और इस कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए या तो भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका को ही अपग्रेड किया जा सकता है, या फिर एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में सूडान में UN पीस कीपिंग मिशन के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सिंह, नायब सूबेदार शिव KR पाल, हवलदार हीरा लाल, हवलदार भरत समसल और लांस नायक नंद किशोर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक शीशपाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में पाकिस्तानी आर्मी की तुलना में संख्या में कम होने के बावजूद CRPF के 7 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम हैं कांस्टेबल शमशेर सिंह, नायक किशोर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, लांस नायक गणपत राम, कांस्टेबल हुड्डू राम, कांस्टेबल सिंधवीर प्रधान और कांस्टेबल किशन सिंह। और सरदार पोस्ट पर हुए इस बैटल में जिस तरह से इन वीरों ने एक अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, तो उसी के सम्मान में इस दिन को CRPF के वैलर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन विनोद सिंह,
और राइफलमैन जैकी शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के वॉर की शुरुआत कब हुई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।